एक बार फिर से सभी को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक, कक्षा 10वीं विज्ञान का पाठ पढ़ रहे थे हम सभी। और हमने इस पाठ का पहला पार्ट पढ़ा था, हमने उसका वीडियो बनाया था मैंने, आपने ज़रूर देखा होगा। और अगर नहीं देखा हो तो उसको आप पहले देख लें। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कार्बन यौगिकों की नामकरण पद्धति। तो शुरू करने जा रहे हैं हम इसको। कार्बनिक यौगिकों की नामकरण पद्धति। तो जो कार्बनिक यौगिक हैं, हम जानते हैं जैसा कि कार्बनिक यौगिक असंख्य हैं, तो उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना अति आवश्यक है। तो इस हेतु कार्बनिक यौगिकों की कई नामकरण पद्धतियां हैं। उनमें से मुख्यतः हम 3 नामकरण पद्धतियों के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति, फिर आती है नंबर 2 पर व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी जो पद्धति इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बोर्ड कक्षा में प्रश्न आता है नाम लिखने के लिए, IUPAC नाम लिखने का आता है प्रश्न, तो वो है IUPAC पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले रूढ़ पद्धति, नामकरण की पहली पद्धति रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति क्या होती है कि इस पद्धति में हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर करते हैं। मतलब वो कार्बनिक यौगिक जिन स्रोतों से प्राप्त हो रहा है, उन स्रोतों के नाम के आधार पर, या फिर उन कार्बनिक यौगिकों के गुणों के आधार पर हम उसका नामकरण इस पद्धति में करते हैं। अब गुणों में जैसा कि कार्बनिक यौगिकों के गुण, जैसा उसका स्वाद है, रंग, या फिर अम्लीय या क्षारीय गुण के आधार पर, ठीक है, इन सभी गुणों के आधार पर हम उसका नामकरण करते हैं। तो हम देखते हैं इसको आगे, उदाहरण देखते हैं इसके। तो सबसे पहला है CH4। CH4, इसका जो रूढ़ नाम है वो है मार्श गैस। अब इसको ये मार्श गैस नाम इसलिए दिया गया, मार्श नाम इसलिए दिया गया, क्योंकि ये जो CH4 है वो दलदली स्थानों से ज़्यादातर प्राप्त होता है, और दलदली स्थानों को लैटिन भाषा में मार्श या मार्शी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया, रूढ़ नाम इसका है मार्श। और ये गैसीय अवस्था में होता है, इसलिए ये क्या हो गया, मार्श गैस। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं CH3OH। इसको कास्ट स्प्रिट कहा जाता है, रूढ़ नाम इसका कास्ट स्प्रिट है, क्योंकि इसको लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसको कास्ट स्प्रिट कहा जाता है, वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट। अगला उदाहरण है CH3COOH। इसका नाम है एसिटिक, यहाँ पर ए लिखा हुआ नहीं है, इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाता है इसको, एसिटिक अम्ल। इसको एसिटिक अम्ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सिरके से प्राप्त होता है। ये पूरा नाम है सिरका, सिरके से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम हो गया एसिटिक अम्ल। क्योंकि सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है, इसलिए इसका रूढ़ नाम हो गया एसिटिक अम्ल। अगला है COOH। COOH ये है HCOOH। HCOOH, इसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है। इसका जो रूढ़ नाम है वो है फार्मिक अम्ल। इसको फार्मिक अम्ल इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यह लाल चींटी के डंक में पाया जाता है और लाल चींटी को लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहा जाता है, इसलिए इसको फॉर्मिक अम्ल नाम दिया गया। आपने देखा होगा जैसे जब भी कोई चींटी लाल चींटी काटती है, डंक मारती है, तो वहाँ पर जलन होती है और सूजन हो जाती है। तो ये हो गया रूढ़ पद्धति के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के नामकरण। इसी में रूढ़ पद्धति में ही हम आगे देखते हैं। रूढ़ पद्धति के अंदर एक और तरीका भी है। इसमें क्या होता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है उसको हम नॉर्मल या एन यौगिक कहते हैं। जैसे ये एक लंबी कार्बनिक यौगिक है, इसकी एक कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। तो यहाँ पर अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे आईयूपीएसी पद्धति में ये जैसे पेंटेन नाम रखा है, इसका कैसे नाम रखा, तो इसमें क्या 5 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको पेंटेन कहा गया है। और ये एक एन पेंटेन, एन का अर्थ होता है नॉर्मल या सामान्य, ठीक है। अगला है ये अशाखित श्रृंखला है, और अशाखित श्रृंखला में हम इसको क्या कहेंगे, एन, आगे क्या लगाएंगे, एन का अर्थ होता है सामान्य, नॉर्मल। आगे देखेंगे अगर श्रृंखला जो है हाइड्रोकार्बन की वो अगर शाखित है तो उसको हम आइसो या नियो यौगिक कहेंगे। आइसो क्या होता है देखते हैं हम सबसे पहले। आइसो का अर्थ होता है जैसे ये कोई कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ कोई मेथिल समूह CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये जो समूह हो गया ये वाला, ये आइसो समूह है, ठीक है। अगर इस आइसो समूह से आगे हम इसको इस प्रकार और जोड़ दें आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन, क्योंकि इसमें ये जो ग्रुप है, ये समूह जो है वो उसको हमने क्या नाम दिया है, आइसो नाम है इसका, इसलिए ये पूरा क्या हो गया, आइसो। और इसमें कार्बन कितने हैं, 5, इसलिए इसका नाम हो गया पेंटेन। आ गया समझ में। ये आइसो समूह है ये वाला, ये पूरा, और ये आगे जितने भी इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं उसके आधार पर उसका नामकरण हो जाएगा। तो ये हो गया आइसोपेंटेन, और ये शाखित है। जब भी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला शाखित होगी तो हम उसको आइसो या नियो के रूप में इसका नामकरण हम करेंगे। ये भी एक रूढ़ पद्धति का ही एक भाग है, ठीक है। जब अशाखित होगा तो नॉर्मल से लिखेंगे और शाखित होगा तो आइसो या नियो यौगिक। अगला है नियो यौगिक। नियो कैसा होता है, नियो का देख लेते हैं। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर CH2, और ये आगे अन्य किसी कार्बन से जुड़ेगा। तो ये जो समूह है, ये वाला पूरा समूह, उसको हम कहेंगे नियो समूह। और अगर यहाँ पर कोई अन्य कार्बन परमाणु जुड़ जाता है, जैसे ये CH3 हो गया, कोई अन्य CH3 यहाँ पर जुड़ गया, तो हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा नियो। और क्योंकि 6 कार्बन हैं इसलिए ये हो जाएगा नियो हेक्सेन। नियो हेक्सेन। या यदि हम ऐसा करें, जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, यहाँ पर CH3 जोड़ दिया, और यहाँ पर ये CH2, और ये एक इसका एक संयोजकता जो है, वहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ दें तो ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH3। तो ये 5 कार्बन है इसमें, इसलिए इसको हम कहेंगे नियो पेंटेन।
नियोपेंटेन। तो ये है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की रूढ़ पद्धति। ठीक है।